नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में 71,000 नवनियुक्त भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा खंड का शुभारंभ। इंडोनेशिया में भूकंप से 56 लोगों की मौत और 700 लोग घायल। और फीफा विश्व कप में इंग्लैंड और ईरान के बीच मुकाबला जारी। पहले मैच में आज रात नीदरलैंड का सेनेगल से सामना। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है। आज के प्रचार अभियान में प्रमुख राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक शामिल हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में 3 चुनाव रैलियों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सौराष्ट्र कच्छ में प्रचार किया। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने सूरत और राजकोट में चुनाव रैलियों को संबोधित कर पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में नाम वापस लेने की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। एक रिपोर्ट। आज दक्षिण गुजरात क्षेत्र में रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात में भाजपा की सरकार होने के कारण व्यापक विकास संभव हो पाया है। श्री मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ भाजपा सरकार ने समाज के सभी तबकों के कल्याण और बेहतरी के लिए काम किया है। श्री मोदी ने किसानों और आदिवासियों की उपेक्षा के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। दूसरी ओर पहली बार चुनाव प्रचार के लिए आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा की आलोचना की। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमरेली में, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज वलसाड़ में रोड शो किया। अपर्णा खूंट के साथ अहमदाबाद से जितेंद्र द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इन कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। नियुक्ति पत्रों की प्रतियां देश भर के 45 स्थानों पर नवनियुक्त कर्मियों को सौंपी जाएंगी। रोजगार सृजन को मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये रोजगार मेला अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट। देश भर में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में रोजगार मेला एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले रोजगार मेले के तहत पिछले महीने 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, आयकर निरीक्षक सहित कई पदों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इस बार के रोजगार मेले में शिक्षक, लेक्चरर, नर्स, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर सहित पैरामेडिकल पदों के अलावा अन्य पदों के लिए चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर में केंद्र सरकार की विकास पहलों में तेजी के कारण लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल गई है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हर प्रकार से विकास हुआ है और पूर्वोत्तर के राज्यों का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार में सुधार हुआ है। रक्षा मंत्री ने आज गुवाहाटी में वीडियो संदेश के माध्यम से भारत के निर्माण में पूर्वोत्तर क्षेत्र में योगदान का महोत्सव विषय पर 2 दिन के सम्मेलन को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के रूप में प्रमुख रूप से कार्य करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए उद्योग, शिक्षा और नीति निर्माताओं से मिलकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए उद्योग जगत से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा द्वारा बाधाओं को दूर करते हुए छात्रों को सशक्त बनाना चाहिए।
इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार के इस्पात और स्टेनलेस स्टील पर निर्यात शुल्क हटाने से देश के इस्पात क्षेत्र को वैश्विक बाजार में मजबूती मिलेगी। भारतीय इस्पात संघ के तीसरे सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में जल्द ही नई ऊंचाइयां छुएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर वर्ष लगभग 17 लाख करोड़ रुपए की लागत से बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्ष के दौरान इस्पात क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है और विश्व स्तर पर चौथे सबसे बड़े उत्पादक से दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में देश उभरा है। केंद्रीय पर्यावरण और वन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का समग्र विकास होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों की चुनौतियों और वास्तविक स्थिति को जानकर लुक ईस्ट नीति के अंतर्गत इस क्षेत्र को देश का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा बनाना है। वे राज्य के 2 दिन के दौरे पर आइजॉल पहुंचे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में आज भारतीय पैनोरमा खंड की शुरुआत हुई। इस खंड की शुरुआत पृथ्वी कोनानूर निर्देशित कन्नड़ फीचर फिल्म हैडी ने लेंटू के प्रदर्शन के साथ हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गैर फीचर फिल्म श्रेणी का शुभारंभ दिव्या कोसदी निर्देशित द शो मस्ट गो ऑन फिल्म के प्रदर्शन से हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय पैनोरमा का उद्घाटन किया। श्री ठाकुर ने फिल्म बाजार का भी उद्घाटन किया। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म बाजार है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र भी मौजूद थे। श्री ठाकुर ने आज 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के लिए 53 घंटे के चुनौती का भी आरंभ किया। इसके तहत उन्हें 53 घंटे में छोटी फिल्में बनानी होंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोवा से अशोक शुक्ल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। श्री चिरंजीवी को अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में ये पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। इंडोनेशिया में भूकंप के कारण 56 लोगों की मृत्यु हो गई है। लगभग 700 लोग घायल भी हुए हैं। पश्चिमी जावा के सियानजुर में आज दोपहर रिक्टर पैमाने पर 5.6 अंक की तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। कई लोग अब भी मलबे में दबे हैं। सयांग अस्पताल में भूकंप के कारण बिजली आपूर्ति बाधित है। इस कारण डॉक्टर घायलों का उपचार नहीं कर पा रहे हैं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा है कि सियानजुर में कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। भूकंप केंद्र से 100 किलोमीटर दूर राजधानी जकार्ता में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडोनेशिया के जावा में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में इंडोनेशिया के साथ है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में उर्वरक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर उर्वरक विभाग के सचिव अरुण सिंघल के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना देश में उर्वरकों की उपलब्धता, नैनो यूरिया और नैनो उर्वरकों के उपयोग और उर्वरक क्षेत्र से संबंधित अन्य विषयों पर श्रोता विशेषज्ञ से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123717106 और 0112333144444। इसके अलावा #AskAIR पर प्रश्नों को ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी पोस्ट किया जा सकता है। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा।
ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर से जम्मू के कटरा में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन के इस सम्मेलन का विषय है नागरिकों, उद्योग और सरकार को निकट लाना। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। भारत ने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। ये समूह मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायित्वपूर्ण उपयोग में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने टोक्यो में समूह की बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस दौरान भारत ने फ्रांस से प्रतीकात्मक रूप से समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने इससे पहले इंडोनेशिया के बाली में G20 संगठन की अध्यक्षता प्राप्त की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब फीफा विश्व कप की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। कतर में हो रहे 22वें फुटबॉल विश्व कप में रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है। ग्रुप बी में आज खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड का मुकाबला ईरान से हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने 6 गोल किए और शानदार जीत हासिल की। इंग्लिश टीम पिछली बार 2018 विश्व कप के सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गई थी। वहीं आज के अन्य मैचों की अगर हम बात करें तो ग्रुप ए में आज रात 9:30 बजे सेनेगल का मुकाबला नीदरलैंड से होगा, जबकि देर रात 12:30 बजे ग्रुप बी में अमेरिका का सामना वेल्स से होगा। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी और किसे अपनी तैयारी और मजबूत करनी होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कतर में दोहा में भारतीय समुदाय के सदस्यों और स्कूली छात्रों से मुलाकात की। श्री धनखड़ ने भारत कतर संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनकी भूमिका और विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों की सराहना की। भारत ने कोरोना जैसी महामारी पर टीकाकरण के द्वारा काबू पाया। दुनिया जब सबसे बड़ी पीड़ा झेल रही थी कोविड की, देखिए भारत ने क्या अचीव किया। करीब 3 अरब वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर उपलब्धि भारत ने की है। दुनिया के अंदर कोई देश इतना बड़ा महारत हासिल नहीं कर सका है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल होने के नाते पहले ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि कोविड के दौरान भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्णय लिया, छोटा निर्णय नहीं था, कि हम 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को रोज भोजन उपलब्ध कराएंगे। श्री धनखड़ फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए 2 दिन की यात्रा पर कल दोहा पहुंचे थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच कल नेपियर में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा। श्रृंखला का पहला मैच वेलिंगटन में बारिश के कारण रद्द हो गया था। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र कल सवेरे तक आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और पुदुचेरी की तरफ बढ़कर कमजोर होने की संभावना है। इसके प्रभाव से उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा में कई स्थानों पर तेज बारिश होगी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 518 अंक गिरकर 61,145 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 148 अंक फिसलकर 18,160 पर आ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें फिसलकर $87.50 प्रति बैरल के आसपास आ गईं। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के ज़ैपोरिशिया परमाणु संयंत्र पर हमला करने वाला आग से खेल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रविवार को कहा कि इस परमाणु संयंत्र पर कई हमले किए गए। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि ये हमले अत्यधिक व्यथित करने वाले और पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और इस तरह की गतिविधियां तुरंत रुकनी चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले में 71,000 नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा खंड का शुभारंभ। इंडोनेशिया में भूकंप से 56 लोगों की मृत्यु और 700 लोग घायल हुए। और फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने ईरान को 6-2 से पराजित किया।
एक अन्य मैच में आज रात नीदरलैंड का सेनेगल से सामना होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।